नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत मस्त होंगे और जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, मेरा नाम है लेख शेखर शर्मा। स्वागत है आपका अपने एल क्लासेस के इस बेहतरीन इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं जर्नल साइंस के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो अग्निवीर की जो वैकेंसी आने वाली है दोस्तों, उसके लिए बहुत ही ज्यादा रामबाण साबित होंगे ये प्रश्न। अगर आप चैनल पर नए हैं ना मेरे भाइयों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर कुछ समझ में ना आए तो आप बोल भी सकते हैं। मैं आपको और ज्यादा अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, क्या है हमारा यहां पर पहला प्रश्न? बर्फ का घनत्व पिघलने पर क्या हो जाता है? बर्फ है दोस्तों, बर्फ का घनत्व पिघलने पर क्या हो जाता है? तो देखिए दोस्तों, सभी चीजों का उल्टा उल्टा। देखो यहां पर एक मजेदार बात बताता हूं मैं आपको। यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, यह है गैस। क्या है? यह है गैस। दोस्तों, यह है द्रव। क्या है? यह द्रव है, लिक्विड है। और दोस्तों, यह है ठोस। क्या है? यह ठोस है। ऐसा माना जाता है कि गैस के जो अणु या परमाणु होते हैं ना, वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। यहां पर आप देखिए, इस गैस के अणु या परमाणुओं के बीच में कितना स्पेस है। एक बिंदु में यहां बना रहा हूं, फिर दूसरा यहां, फिर तीसरा यहां, फिर चौथा यहां, पांचवा यहां। कितना स्पेस है इन बिंदुओं के बीच में या अणुओं परमाणुओं के बीच में? तो भैया, जिस भी पदार्थ के अणुओं या परमाणुओं के बीच में स्पेस का ज्यादा होता है, जगह ज्यादा होती है, वो हमेशा हल्के होते हैं दोस्तों, और उसका घनत्व क्या होता है? कम होता है। इसका जो घनत्व होगा ना दोस्तों, क्या होगा? इसका जो घनत्व होगा दोस्तों, वो क्या होगा? कम होगा। घनत्व क्या होगा? कम होगा दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो द्रव है, द्रव का जो घनत्व है ना, इसका जो घनत्व होगा वो गैस से अधिक होगा दोस्तों। गैस से क्या होगा? अधिक, परंतु ठोस से कम होता है। क्या होता है? ठोस से कम होता है दोस्तों। और दोस्तों, जो ठोस का घनत्व होता है वो सर्वाधिक होता है। इसका घनत्व क्या होता है? सर्वाधिक होता है दोस्तों। सर्वाधिक घनत्व किसका होता है? ठोस का होता है। आप देखेंगे, जैसे कोई धातु का टुकड़ा है, उसका घनत्व क्या होगा दोस्तों? सबसे ज्यादा होगा। लेकिन अगर उस धातु को, उस मेटल को अपन गर्म कर दे, इतना गर्म कर दे कि वो पिघल जाए, द्रव में बदल जाए, तो आप समझ जाना अब उस धातु का घनत्व कम हो चुका है। उसको और इतना ज्यादा गर्म किया कि वो वेपर की फॉर्म में उड़ने लग गई हवा में, तो समझ लो कि उसका घनत्व और कम हो गया। लेकिन दोस्तों, वाटर में उल्टा है, जल में उल्टा है दोस्तों। जल में उल्टा है। जल में कैसे उल्टा है? यहां पर आप देखिए, जैसे मैं बोलूं ये जल वाष्प है। क्या है दोस्तों? जल वाष्प है दोस्तों। जल वाष्प है। और यहां पर आप देख सकते हैं ये जल है दोस्तों। क्या है? यह है जल है। और दोस्तों, यहां पर आप देखिए, ये है आइस क्यूब, यानी कि बर्फ है दोस्तों। क्या है? यह बर्फ है। अब यहां पर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि भैया, वाष्प का जो घनत्व होता है वो सबसे कम है। इसका घनत्व क्या होगा? सबसे कम होगा। भैया यहां लिख देता हूं घनत्व। इसका घनत्व क्या होगा? सबसे कम होगा। जबकि जल का घनत्व क्या होगा? वाष्प से दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां पर जल का घनत्व क्या होना चाहिए था? जल का घनत्व दोस्तों वाष्प से ज्यादा होना चाहिए था और बर्फ से कम होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, यहां पर उल्टा हो रहा है। जल का जो घनत्व होगा ना, ये क्या होगा? इसका जो घनत्व होगा वो वाष्प व बर्फ दोनों से अधिक होता है। दोनों से अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, जबकि यहां पर क्या बताया गया है कि द्रव का घनत्व हमेशा गैस से ज्यादा और ठोस से कम होता है। लेकिन जल में उल्टा है। जल का घनत्व गैस से तो ज्यादा है, वाष्प से तो ज्यादा है, और दोस्तों बर्फ से भी ज्यादा है। आई बात आपको समझ? जबकि बर्फ का घनत्व, जो इसका घनत्व होगा ना दोस्तों, बर्फ का जो घनत्व होगा वो वाष्प से अधिक, परंतु दोस्तों आप देख सकते हैं जल से कम होता है।
जल से कम होता है। ऐसा क्यों होता है भैया? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जब जल होता है, जल में अणु पास पास है, जल में अणु पास पास होते हैं, पास पास होते हैं, इसलिए घनत्व क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। परंतु दोस्तों ठंडा करने पर बर्फ में क्या होता है? ठंडा करने पर बर्फ में क्या होता है? आप देखेंगे H2O दोस्तों, H2O दोस्तों, आप देख सकते हैं यहां पर H2O बन रहा है, जल है दोस्तों। जल के अणु इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं जल के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध बन गए, ठीक है दोस्तों। क्या बन गए? जल के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध बन गए। दूसरे कलर से बना दूंगा तो और अच्छे समझ में आएंगे। एक सेकेंड। जल के अणुओं के बीच में देखो हाइड्रोजन बन गए, ब्लू कलर के जो मैंने बनाए, ठीक है दोस्तों। इस हाइड्रोजन बंध के कारण क्या हुआ? जल के अणु ठोस में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित हो गए, जिसके कारण ठोस में आप देखिए जल के अणु एक दूसरे से दूर दूर है। जल के अणु क्या है? एक दूसरे से दूर दूर है दोस्तों। जबकि जल में तो क्या हो रहा है? सारे H2O एक साथ है, इसलिए आप कह सकते हैं कि भैया बर्फ के अंदर हाइड्रोजन बंध ज्यादा बन जाते हैं जल के अणुओं के बीच में, जिस वजह से इसका घनत्व क्या होता है? कम होता है। घनत्व कम हो जाता है क्योंकि H2O के अणु दूर दूर होते हैं, H2O के अणु दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं। ये वाली बात आपको याद रखनी है दोस्तों। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा कि बर्फ का घनत्व पिघलने पर बढ़ जाता है, घट जाता है, परिवर्तित रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो भैया बर्फ है, पिघलने पर वैसे घनत्व क्या होना चाहिए था? अगर कोई और चीज होती, जैसे कोई बोले लोहे के पिघलने पर उसका घनत्व क्या हो जाता है? भैया क्या हो जाता है? घनत्व घट जाता है। लेकिन यहां पर उल्टा होता है, बर्फ में उल्टा होता है। बर्फ में जब पिघलती है तो दोस्तों घनत्व क्या होता है? घनत्व आप देख सकते हैं बढ़ जाता है, क्योंकि भैया बर्फ भारी होती, बर्फ हल्की होती है और पानी क्या होता है? भारी होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मतलब एक हल्की चीज के पिघलने से भारी चीज बन रही है, ये वाली बात आपको याद रखनी है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? ये पहली बात तो एक क्वथनांक क्या है? क्वथनांक क्या होता है दोस्तों? वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है। क्या करने लगता है दोस्तों? उबलने लगता है। क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है, ठीक है। जल होता है ना दोस्तों, जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। क्या होता है? उबलता है, ठीक है दोस्तों। जबकि आप देख सकते हैं दोस्तों ये हिमांक क्या है? हिमांक क्या होता है? इसी प्रकार से एक होता है गलनांक। क्या होता है? गलनांक क्या होता है? तो भैया वह ताप जिस पर द्रव किस में बदल रहा है? बर्फ में बदल रहा है। क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। जबकि दोस्तों वह ताप जिस पर बर्फ किस में बदल रही है? जिसमें बर्फ द्रव में बदल रही है या जल में बदल रही है, क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। आपको पता है दोस्तों कि जल का हिमांक यानी कि जल 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में बदल जाती है। और आपको पता है दोस्तों एक मजेदार बात, जो जल का गलनांक है, क्या है दोस्तों? इसका जो गलनांक है, जो जल का जो गलनांक है यानी कि जो बर्फ का क्या है? जो गलनांक है। क्या है? जो बर्फ का जो गलनांक है वो भी 0 डिग्री ही सेल्सियस होता है। ये वाली बात आपको याद कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है। तो सही उत्तर क्या होगा? पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। ये है एक यूनिवर्सल फैक्ट है दोस्तों, ठीक है ना। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है। सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? भैया सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? समझो दोस्तों, जो सांप होते हैं, सुनो, ऐसे जीव जो
रेंग कर चलते हैं, रेंग कर चलते हैं, क्या कहलाते हैं मेरे भाइयों? क्या कहलाते हैं? ऐसे जीव जो रेंग कर चलते हैं रेप्टाइल कहलाते हैं। रेप्टाइल या हिंदी में कहें तो सरीसर्प कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सरीसर्प कहलाते हैं दोस्तों। और इसका उदाहरण क्या हो गया? इसका उदाहरण हो गया सांप हो गया, छिपकली हो गई भैया, छिपकली। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर छिपकली में तो वो पैर होते हैं उससे चलती है ऐसे 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 ऐसे। ठीक है भैया, लेकिन छिपकली जब चलती है तो उसका ये वाला जो पार्ट होता है ना दोस्तों, छिपकली है, मगरमच्छ है, जब ये वाला पार्ट होता है ना वो जमीन के घिसता हुआ आगे बढ़ता है, तो अपन क्या कह सकते हैं? रेंग कर चल रही है छिपकली या मगरमच्छ या सांप, तो सारे के सारे रेप्टाइल है भैया। समझ में आ गई बात आपको? और आपको पता है दोस्तों कि ऐसे जीव जो जल में जल व थल दोनों जगह रह सकते हैं, दोनों जगह रहते हैं, क्या कहलाते हैं? उभयचर कहलाते हैं, उभयचर कहलाते हैं, यानी कि एम्फीबिया भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे? एम्फीबिया भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वाली बात आपको याद रखनी। और उदाहरण क्या हो गया इसका? उदाहरण क्या हो गया? मींड क्या हो गया? मेंढक। क्या हो गया? मेंढक हो गया। और भैया इन दोनों का ही जो अध्ययन किया जाता है ना, इन दोनों का जो अध्ययन किया जाता है, सरीसर्प व उभयचर का, सरीसर्प व उभयचर का चर का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हर्पेटोलॉजी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं उसे? हर्पेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? हर्पेटोलॉजी कहलाते हैं। जबकि ये हिमेटोलॉजी क्या है दोस्तों? हिम मतलब क्या होता है? रक्त। रक्त व रुधिर जो वाहिनियां होती है, ऐसी जो नलियां पाई जा रही है शरीर में जिसमें रक्त प्रवाहित होता है, उसके अध्ययन का जो विज्ञान है, रक्त व रुधिर वाहिनियों के अध्ययन की शाखा को ही क्या बोलते हैं? अध्ययन की शाखा को ही दोस्तों क्या बोलते हैं? हिमेटोलॉजी कहते हैं। मैमलोस तो कुछ नहीं होता है दोस्तों, मैमल जरूर होता है। क्या होता है? मैमल जरूर होता है, जिसका मतलब होता है स्तनधारी प्राणी। क्या होता है? स्तनधारी प्राणी। ऐसे प्राणी जिनके अंदर स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, स्तनधारी प्राणी या मैमल्स कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, स्तन ग्रंथि से गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, मेमरी ग्लैंड पाई जाती है, जिसके द्वारा वह अपने बच्चों को न्यूट्रिशन देती है दोस्तों। फाइकोलॉजी क्या है? नाम याद करने का तरीका बताता हूं। फाइकोलॉजी हमारे अजमेर में एक झील है, फाई सागर। फाइकोलॉजी से क्या बन गया? क्या झील बन गई? एक झील जिसका क्या नाम है दोस्तों? फाई सागर है, फाई सागर। और आप देख सकते हैं जो झील है ना दोस्तों, झीलों में क्या होती है? शैवाल लगी रहती है हरे हरे कलर की। तो भैया फाइकोलॉजी क्या है? शैवाल का अध्ययन। क्या है? शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। तो भैया सांपों का और मेंढकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी कहलाता है। बढ़ते हैं अब अपन आगे अगले प्रश्न की तरफ। विद्युत का अर्धचालक है भैया, ये क्या होता है? ये विद्युत का अर्धचालक जरा ये भी बता दो। अगर आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो दोस्तों लाइक जरूर कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है और मेरी स्पीड भी अच्छी बनी रहती है। ठीक है दोस्तों, इधर आप देखिए ध्यान पूर्वक, विद्युत का अर्धचालक क्या होता है। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर, विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर जो पदार्थ है वो तीन प्रकार के होते हैं भैया, या चालकता के आधार पर। किसके आधार पर? चालकता के आधार पर। ये चालकता क्या होती है? किसी पदार्थ या किसी धातु में से आपने विद्युत धारा प्रवाहित करवाई। जैसे आपने, मेरी बात बताओ, सुनो आप, जैसे घर में अपने है ना, घर में अपने होल्डर वगैरह लगे रहते हैं,
जिसमें अपन चार्जर लगाते हैं, तार लगाते हैं, तार लगाते ही आप देखेंगे लाइट जलने लग जाती है, चार्जर लगाते ही मोबाइल चलने लग जाता है। क्या हो रहा है उन चार्जर में, उन तारों में क्या हो रहा है? विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब अगर आपका जो तार है या जो चार्जर है, अगर उसमें विद्युत धारा बहुत आराम से प्रवाहित हो रही है तो समझ जाना कि वो एक अच्छा चालक है। लेकिन अगर आपके तार या आपका चार्जर गर्म हो जाए, लगाते ही ऐसा लग रहा है जैसे गर्म हो रहा है, ठीक से कुछ काम नहीं कर पा रहा है चार्जर या ये तार ठीक से काम नहीं कर रहे घर के बिजली के, तो आप समझ जाना उसकी चालकता कम है, प्रतिरोध ज्यादा हो गया दोस्तों। तो भैया विद्युत प्रवाह के आधार पर, पदार्थ या चालकता के आधार पर आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के, जैसे आप देख सकते हैं एक होते हैं चालकता, चालक भैया इनकी चालकता अधिक होती है, इनकी चालकता क्या होती है? अधिक होती है, चालकता अधिक और प्रतिरोध कम होता है दोस्तों। क्या होता है? कम होता है। उदाहरण क्या हो सकता है यहां पर? उदाहरण में अपन कह सकते हैं धातु में, और धातु में भी कौन सी होगी? सबसे बेस्ट कौन सी है दोस्तों? सबसे बेस्ट है दोस्तों एजी। एजी मतलब होता है चांदी। आई बात आपको समझ में? और उसके अलावा आप देख सकते हैं कॉपर। कॉपर मतलब क्या होता है भैया? तांबा। ठीक है, ये चालक है, इनमें विद्युत धारा बहुत आसानी से प्रवाहित होती है, इनका प्रतिरोध बहुत कम होता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा होते हैं कुचालक। कुचालक भैया इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, चालकता नगण्य होती है। नगण्य का मतलब होती ही नहीं है, कम होती है, और प्रतिरोध अधिक होता है। प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है। प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है। उदाहरण क्या हो गया भैया? यहां पर लकड़ी हो गया, लकड़ी है, रबड़ है, प्लास्टिक है। यहां तक आगे बात आपको समझ में? रबड़, लकड़ी, प्लास्टिक में क्या कभी करंट लगता है? क्या शॉक आता है? क्या बिजली प्रवाहित होती है क्या उसमें? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें चालकता ही नहीं है, प्रतिरोध है सिर्फ। ठीक है, अपने में से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का जो पदार्थ विरोध कर देता है उसी को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। इसी प्रकार से एक होते हैं अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं? ये भैया सामान्य ताप पर तो क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? सामान्य ताप पर कुचालक होते हैं, परंतु ताप बढ़ाने पर ये इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं और चालकता प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं? चालकता। मतलब अर्धचालक क्या है? ऐसे पदार्थ जो सामान्य ताप पर या कमरे के ताप पर तो कुचालक हैं, विद्युत धारा उनमें प्रवाहित नहीं हो रही है, लेकिन जैसे उन्हें गर्म किया जाता है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने लग जाते हैं और चालकों के समान वो व्यवहार करने लग जाते हैं दोस्तों। मतलब कि सामान्य ताप पर इनकी चालकता कम होती है और प्रतिरोध ज्यादा होता है दोस्तों, लेकिन ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता भी बढ़ती है और प्रतिरोध कम होने लग जाता है। उदाहरण क्या हो गया यहां पर? उदाहरण क्या हो गया दोस्तों इसका? सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये दोस्तों SI मतलब सिलिकॉन, GE मतलब जर्मेनियम। दोस्तों ये अर्धचालक धातुएं हैं, तो विद्युत का अर्धचालक कौन होता है? सिलिकॉन होता है दोस्तों। SI कौन होता है? सिलिकॉन होता है। ये वाली बात आपको याद होनी चाहिए भैया। और दोस्तों आपको पता है इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14 होता है भैया। और जो सल्फर है, सल्फर का परमाणु क्रमांक क्या होता है? सल्फर को S से प्रदर्शित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है। परमाणु क्रमांक मतलब क्या होता है? 118 तत्वों की अब तक खोज की जा चुकी है। जैसे क्लास में बच्चे होते हैं या कोचिंग में बच्चे होते हैं तो उनका एक रजिस्टर होता है कि भैया जिसका नाम A से है उसका नाम रजिस्टर में अपन पहले लिखेंगे, जिसका नाम B से है उसको अपन बाद में लिखेंगे, जिसका नाम C से है उसका नाम अपन और बाद में रखेंगे, जिसका नाम भैया V या Z से उसको सबसे एंड में रखेंगे। तो वैसे ही 118 तत्वों को भी उनमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है या एक प्रोटॉन है। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है? परमाणु में जो नेगेटिव, जो ऋणात्मक जो कण पाए जाते हैं उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो धनात्मक आवेश वाले जो कण पाए जाते हैं उसे प्रोटॉन कहते हैं दोस्तों। अब किसी परमाणु में अगर एक इलेक्ट्रॉन है या एक प्रोटॉन है
तो उसको पहले नंबर पर रख देंगे। एक सारणी बना रखी है इन 118 तत्वों की, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन या 2 प्रोटॉन है, से दूसरे नंबर पर रख देंगे। वैसे ही दोस्तों सिलिकॉन में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो उसे 14वें नंबर पर रख दिया, तो ये उसका परमाणु क्रमांक हो गया दोस्तों। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर भी इसे इंग्लिश में कहते हैं। सल्फर 118 तत्वों की जो सारणी है उसमें 16वें नंबर पर आता है, तो इसका परमाणु क्रमांक क्या हो गया, या एटॉमिक नंबर क्या हो गया दोस्तों, 16 हो गया। ग्रेफाइट आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ग्रेफाइट और हीरा क्या है, आप देख सकते हैं दोस्तों। कार्बन, कार्बन के बारे में आपको पता होगा कि भैया कार्बन की परमाणु क्रमांक, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है, क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन या 6 प्रोटॉन है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन या 6 प्रोटॉन है। 6 क्या है, इसमें प्रोटॉन है दोस्तों। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि परमाणु क्रमांक 6 है, क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है। आपको पता है कि कार्बन अपर रूपों में पाए जाते हैं, इसके अपर रूप पाए जाते हैं। क्या होते हैं ये अपर रूप, अपर रूप इसके बहुत सारे हैं, जैसे कोयला हो गया, कोयला हो गया। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं हीरा हो गया, हीरा हो गया। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं ग्रेफाइट हो गया। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों फुलरीन हो गया, फुलरीन हो गया। ये क्या है, ये सारे के सारे 100%, कोयला भी 100% कार्बन से बना हुआ होता है। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, इसमें 100 का 100% ठूस ठूस कर कार्बन भरा हुआ है। फिर भी आप देखेंगे कोयला अलग है, हीरा अलग है, ग्रेफाइट अलग है, फुलरीन अलग है, तीनों के भाव भी अलग अलग है। ये तो भैया कट्टा भर के आ जाएगा 100 रुपए में, 200 रुपए में। हीरा करोड़ों लग जाएंगे तो इतना सा आएगा, हीरा छोटा सा। अब अपन तो बोले भैया कोयला भी तो कार्बन से बना हुआ है, वो तो कट्टा भर के दे रहा है 100 रुपए में, और ये हीरा तुम लाखों करोड़ों पूरा कंगाल कर लिया मुझे हीरा देने के चक्कर में, ये भी कार्बन से बना हुआ है। दोनों भैया अपर रूप क्या होता है, अपर रूप का मतलब है कि जब कोई पदार्थ है, जैसे 4-5 पदार्थ है, जैसे आप देख सकते हैं कोयला है, हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, अलग अलग पदार्थ है। जब इन पदार्थों के रासायनिक गुणधर्म समान हो, रासायनिक गुणधर्म का मतलब कि ये भी कार्बन से बना है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, चारों के रासायनिक गुणधर्म क्या है, समान है, परंतु इनके भौतिक गुणधर्म अलग अलग है। कोयले का भौतिक गुणधर्म अलग है, ये अक्रिस्टलीय है। कैसा है, अक्रिस्टलीय है दोस्तों। आई बात आपको समझ में। हीरे का गुणधर्म अलग है, ये क्रिस्टलीय है, क्रिस्टलीय है। ठीक है भैया, सबसे ठोस है, दुनिया का सबसे ठोस पदार्थ कौन सा होता है, सबसे जो कठोर होता है ना दोस्तों, सबसे कठोर हीरा होता है। सबसे कठोर क्या होता है, हीरा होता है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक होता है। जबकि ग्रेफाइट में आप देख सकते हैं भैया यह कैसा है, ये मुलायम होता है। जहां हीरा कठोर है, ये क्या है, ये मुलायम है। जहां हीरा कुचालक है, ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। भैया जहां आप देख सकते हैं हीरे का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, अंगूठियां बनाने में किया जाता है। आई बात आपको समझ में। वैसे ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में, पेंसिल, स्नेहक, पेंसिल, स्नेहक। ये स्नेहक क्या होते हैं, स्नेहक ऐसे पदार्थ होते हैं जो मशीनों के अंदर घर्षण को कम करके घिसने से बचाते हैं पार्ट्स को, मशीनों के पार्ट्स को। फुलरीन भैया, फुलरीन फुटबॉल के जैसा है, फुटबॉल जैसा, फुटबॉल के समान होता है। और ये भी किससे बना है, कार्बन से बना है। उपयोग क्या है इसका, उपयोग आणविक बेयरिंग के रूप में, आणविक बेयरिंग के रूप में, बेयरिंग के रूप में, आणविक बेयरिंग, बेयरिंग के रूप में, और छानने के, छनित्र के रूप में, छनित्र के रूप में काम में लेते हैं। जैसे घर में चालनी होती है ना जिससे अपन चाय छानते हैं, वैसे ही भैया इस फुलरीन का उपयोग करके कुछ पेट्रोल, डीजल या कीमती जो लिक्विड है उसको फिल्टर किया जा सकता है, छाना जा सकता है। ये सारी की सारी कहानी है भैया कार्बन के अपर रूपों की। तो ये वाली बात ध्यान रख लेना, ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप है, अपर रूप है। ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड, अपर रूप है। कुचालक होता है, ये मुलायम होता है, पेंसिल बनाने में, इलेक्ट्रोड बनाने में, सेल का इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट से बना हुआ होता है। बहुत सारी बातें दोस्तों। हीरे के बारे में आपको बता ही दिया, दुनिया का सबसे कठोर जो पदार्थ है वो हीरा होता है, कार्बन से बना हुआ होता है।
आदर्श गैस समीकरण का समीकरण कौन सा है दोस्तों? आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT क्या है? आदर्श गैस समीकरण है, आदर्श गैस समीकरण है। दोस्तों जो गैसें इस नियम का पालन करती है वो गैसें आदर्श गैस कहलाती है। यहां पर P मतलब क्या है दोस्तों? दाब, और V मतलब क्या है? गैस का आयतन। क्या है दोस्तों? आयतन हो गया। और दोस्तों N बराबर क्या है? मोलों की संख्या, गैस के मोलों की संख्या, मतलब कितनी मात्रा में गैस है। ठीक है दोस्तों। R यहां पर क्या है? आदर्श गैस स्थिरांक है। क्या है दोस्तों? R आदर्श गैस स्थिरांक है, गैस स्थिरांक है दोस्तों। जबकि T क्या है? यहां पर परमताप है, परमताप है। दोस्तों अभी कंफ्यूज मत हो, अभी मत देखो कि क्या है, आप तो बस इतना देख लो कि आदर्श गैस समीकरण क्या है? PV बराबर nRT। n स्मॉल रहेगा, बाकी सारे के सारे कैपिटल रहेंगे। क्या है कि जो भी गैस इस फॉर्मूले का पालन करेगी वो गैस कैसी गैस कहलाएगी? आदर्श गैस कहलाएगी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न क्या है? एक तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा? ये बोल रहा है एक तत्व है दोस्तों, एक तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? यदि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है भैया? 11 है। न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है भैया? यहां पर 11 है। प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 21 है। प्रोटॉन की संख्या 21 है। अरे भैया बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। अगर आपने हमारी पहली क्लास देखी हो या इससे पहले वाली क्लास से देखी हो दोस्तों, उसमें सब बता रखा है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया मैंने कि जैसे क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है, 100 बच्चे हैं, तो उन 100 को कैसे व्यवस्थित करेंगे? जिसका नाम A से चालू हो रहा है उसको रोल नंबर 1 दे दिया, 2 दे दिया। जिसका नाम B है, B से स्टार्ट हो रहा है, उसको रोल नंबर 2 दे दिया। जिसका नाम B या Z है उसका रोल नंबर सबसे एंड में आएगा दोस्तों, जैसे 99 या 100वें नंबर पर आएगा। आइए यहां तक आगे बात आपको समझ में। वैसे ही अब तत्व 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। 118 तत्वों की क्या की जा चुकी है दोस्तों? खोज की जा चुकी है। इसे एक सारणी में व्यवस्थित किया गया है। इन्हें सारणी में क्या किया गया है? व्यवस्थित किया गया है दोस्तों। इन तत्वों को सारणी में क्या किया गया? व्यवस्थित किया गया। किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या के आधार पर, प्रोटॉन की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। भैया आप समझिए, किसी तत्व में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो मैं उसे पहले नंबर पर रख दूंगा सारणी, टेबल बनाकर। 2 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे नंबर पर रख दूंगा, 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीसरे नंबर पर रख दूंगा, 100 इलेक्ट्रॉन है तो 100वें नंबर पर रख दूंगा, 118 इलेक्ट्रॉन है तो 118वें नंबर पर रख दूंगा। समझ में आ गई कि यहां तक बात आपको समझ में? ऐसा माना जाता है कि जो परमाणु क्रमांक है ना, परमाणु क्रमांक को Z से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर भी कहते हैं इसे इंग्लिश में। किसके बराबर होता है? परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के। अब आपको एक बात और बताता हूं मजेदार, किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उतने ही क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन की संख्या के। तो एक परमाणु में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 4 हो गया। या इलेक्ट्रॉन को छोड़ो, प्रोटॉन से भी पता लगा सकते हैं, अगर 4 प्रोटॉन है तो परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 4 हो गया। अब यहां पर क्या बोल रहा है देखो, एक तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा? यदि न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों को तो हटाओ, मतलब ही नहीं है, प्रोटॉनों की संख्या 21 है भैया। अरे भैया Z का क्या मान क्या होगा? यदि परमाणु में प्रोटॉन कितने हैं? यहां पर 21 है, तो अपने आप ही Z का मान क्या आ गया? 21 आ गया। और दोस्तों मजेदार बात, इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछे
कि एक तत्व है जिसमें 21 प्रोटॉन है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 21 ही होगी, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यहां तक आ गई ना बात आपको समझ में? इसी प्रकार से दोस्तों अगर आपसे बोले कि द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान कितना होगा, परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, तो भैया बिल्कुल सरल है, परमाणु द्रव्यमान बराबर न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। अब निकालो इसका द्रव्यमान कितना होगा। इसका द्रव्यमान बिल्कुल सरल है भैया, यहां पर कितना है, न्यूट्रॉन 11 है, प्रोटॉन 21 है, तो भैया 11 प्लस 21 कितना आ गया? यहां पर 11 प्लस 21 कितना आ गया दोस्तों? 31 आ गया। 31 है भैया द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान कितना है इसका? 31 है। अब और सुनो, एक प्रश्न परीक्षा में अगर ऐसा आ जाए कि एक तत्व के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 21 है, या उस तत्व का परमाणु क्रमांक 21 है जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या 11 है, तो द्रव्यमान संख्या बताइए। अरे भाई इलेक्ट्रॉन दे दे, अगर इलेक्ट्रॉन 21 दे रखे तो प्रोटॉन भी 21 है, अंदाजा लगा लेना। अगर परमाणु क्रमांक 21 दे रखा है तो भी अंदाजा लग जाएगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने? 21 है। तो कुल मिलाकर आप कुछ भी दे दे, आप आराम से इस फॉर्मूलों से कर सकते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा भैया? 21 होगा। 21 होगा, और 21वें नंबर पर रखा जाता है स्कैंडियम को। किसको रखा जाता है? स्कैंडियम को रखा जाता है। क्या है इसका प्रतीक? Sc, कैपिटल S स्मॉल c। स्कैंडियम का क्या है मेरे भाइयों? प्रतीक है। अगला प्रश्न, तिल चट्टे के शरीर के कितने भाग होते हैं? दोस्तों ये तिल चट्टा क्या है? ऐसा लग रहा है कोई तिल पट्टा है खाने का, गुड़ वाला है, मूंगफली दला हुआ, ठीक है, लेकिन ये तो तिल चट्टा है। क्या है यह? तिल चट्टा है। आई बात आपको समझ में? तिल चट्टा मतलब क्या होता है? कॉकरोचवा। क्या होता है? कॉकरोचवा होता है, कॉकरोच होता है। ये तो मिल्क रोज बन गया ऐसा लग रहा है, ठीक है। एक भाई कॉकरोच होता है। क्या होता है? कॉकरोच होता है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है भैया। तिलचट्टा कॉकरोच है भैया। आपको पता है ये तिलचट्टा क्या है? ये इंसेक्ट है, इंसेक्ट है। इंसेक्ट मतलब क्या होते हैं? कीड़े मकोड़े, ठीक है भैया। कीड़े मकोड़ों को इंसेक्ट बोलते हैं। तिलचट्टा एक कीड़ा मकोड़ा या इंसेक्ट है भैया। ये इंसेक्ट किसके सदस्य हैं? यह है दोस्तों आर्थ्रोपोडा के सदस्य। आर्थ्रोपोडा फाइलम या संघ के सदस्य है, संघ के सदस्य है भैया। आपसे कोई बोले ना सबसे बड़ा जीवों का संघ कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो संघ है ना दोस्तों, वो कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। ऐसा माना जाता है कि अगर भविष्य में इंसान विलुप्त भी हो गए ना, तो ये कीड़े मकोड़े लाखों करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर बने रहेंगे। ये कभी विलुप्त नहीं होने वाले आसानी से, क्योंकि ये एक्सट्रीम से एक्सट्रीम, खतरनाक से खतरनाक कंडीशन में भी कीड़े मकोड़े जमीन के अंदर घुस के बेचारे रह सकते हैं, जीवित बने रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे बड़ा संघ है ये। और आपको पता है इनका जो शरीर होता है ना, इन तिलचट्टों, इन कीड़े मकोड़ों का जो शरीर होता है, या मक्खी को देख लो या बिच्छू को देख लो, मक्खी बिच्छू देख लो, उदाहरण क्या हो गया भाई इसके? उदाहरण क्या हो गया? इधर देखो आप, मक्खी है, बिच्छू हो गया, ठीक है, मक्खी है, बिच्छू है, तिलचट्टा हो गया, ठीक है, तिल पपड़ी हो गई है, तिलचट्टा, तिल पपड़ी, कैसे कैसे नाम आ रहे हैं बताओ। हाँ इधर देखो भैया, मक्खी, बिच्छू, तिलचट्टा, इसका शरीर कैसा होता है? इधर देखो आप, शरीर इनका बटा हुआ होता है ऐसे, ऐसा होता है इनका शरीर, ठीक है दोस्तों। हाँ, इनके शरीर में 3 भाग होते हैं दोस्तों। कितने भाग होते हैं इनके शरीर में? 3 भाग होते हैं। एक तो होता है सिर, दूसरा होता है वक्ष जिसको अपन सीने वाला भाग कहते हैं, और होता है दोस्तों उदर, पेट होता है भैया। पापी पेट का सवाल है, ठीक है, ये ऐसे बोलते हैं ना, पर ये उदर है, इसका पेट है, ये इसका। तो सिर, वक्ष, उदर, दोस्तों कितने भाग होते हैं? 3 पार्ट होते हैं इनके अंदर, कीड़े मकोड़ों के शरीर के अंदर, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर जो कंचला है वो भी तो कीड़े मकोड़ा है, उसमें तो 3 पार्ट नहीं है। अरे भाई वो अपवाद हो गया, उसको हटाओ आप।
ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिए, समस्थानिक ऐसे नाभिक है जिनमें प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, विद्युत आवेश असमान होते हैं, द्रव्यमान बराबर होते हैं। कुल मिलाकर ये आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा है कि समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं, ये आपसे ये पूछ रहा है। समस्थानिक का मतलब क्या होता है कि किसी एक तत्व के भिन्न भिन्न रूप, किसी एक तत्व के भिन्न भिन्न रूपों, किसी एक तत्व के भिन्न भिन्न रूपों जिनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। क्या बोल रहा है समस्थानिक, मतलब क्या हो रहा है? समस्थानिक क्या हो रहा है? ऐसे किसी तत्व के भिन्न भिन्न रूप, किसी तत्व मतलब कितने तत्व की बात हो रही है? एक तत्व की बात हो रही है। माना कि वो एक तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। आइए यहां तक बात आपको समझ में, क्या है? माना कि वो हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? एक है। क्यों है एक? क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन भी कितना होता है दोस्तों? इसमें एक होता है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? एक हो गया। यहां तक आ गई बात आपको समझ में। अब आपको पता है दोस्तों कि हाइड्रोजन प्रकृति में 3 रूपों में मिलता है। हाइड्रोजन के कितने रूप मिलते हैं? 3 रूप मिलते हैं। इन 3 रूपों को क्या बोलते हैं अपन? हाइड्रोजन के समस्थानिक कहते हैं। अब भैया परिभाषा पढ़ो ध्यानपूर्वक, किसी तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिनका परमाणु क्रमांक समान हो। अब ये हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है और इसके 3 रूप मिल रहे हैं भैया। ये 3 रूप कौन कौन से हैं? यहां पर आप देखिए, एक सेकेंड, ठीक है। यहां पर आप देखिए दोस्तों, एक तो है H10, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। एक तो ये हो गया यहां पर, एक सेकंड, आपको हो सकता है दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा इसको जीरो, ठीक है दोस्तों। एक दूसरा तत्व और है। अब बताओ, ये दूसरा रूप है, इसका भी परमाणु क्रमांक 1 है, ठीक है। और इसमें क्या है? 1+1 है दोस्तों। इसी प्रकार से आप देख सकते हो दोस्तों, ये तीसरे नंबर का हाइड्रोजन, लेकिन इसका भी परमाणु क्रमांक क्या है? 1 है। और इसमें मैं क्या कर देता हूं? 1+2 कर देता हूं। आई बात आपको समझ में? इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रोटियम। क्या है दोस्तों? प्रोटियम। इसका नाम क्या है? ड्यूटीरियम। और इसका नाम क्या है दोस्तों? ट्राइटियम। क्या है? ट्राइटियम या ट्रिटियम, ठीक है दोस्तों। तीनों के तीनों हाइड्रोजन के 3 रूप है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इसके 3 रूप मिलते हैं प्रकृति में, लेकिन तीनों के परमाणु क्रमांक 1 है। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है। आप देख सकते हैं कि प्रोटियम के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या है यहां पर 0, ठीक है दोस्तों। जबकि ड्यूटीरियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है दोस्तों? यहां पर न्यूट्रॉन देखो, ये जो 1 है ना दोस्तों, ये चेंज नहीं हो रहा क्योंकि ये तो प्रोटॉन है दोस्तों। जबकि आप देख सकते हैं ये 1 क्या है? ये तो प्रोटॉन है दोस्तों। P बराबर कितना है? यहां पर 1। यहां पर भी P बराबर कितना है? प्रोटॉन कितना है? 1। और इसमें भी P बराबर कितना है? 1 है। लेकिन दोस्तों न्यूट्रॉन देखो, इसमें 0 है, इसमें आप देखिए ये न्यूट्रॉन कितना है? 1 है दोस्तों। इसमें न्यूट्रॉन देखिए कितना है? इसमें न्यूट्रॉन कितना है दोस्तों? 2 है। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर जब 1 और 0 को जोड़ोगे तो 1 आएगा। प्रोटियम का द्रव्यमान संख्या 1 है, ड्यूटीरियम की द्रव्यमान 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। इसका द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 3 होगी। तीनों की द्रव्यमान संख्या अलग अलग है दोस्तों, जबकि तीनों का परमाणु क्रमांक 1 है। तो प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम तीनों हाइड्रोजन के क्या है?
3 समस्थानिक है। तो भैया समस्थानिक ऐसे नाभिक होते हैं जिनमें भैया क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या समान बनी रहती है दोस्तों, न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं होती है, बल्कि प्रोटॉनों की संख्या समान बनी रहती है दोस्तों। सभी में प्रोटॉन एक एक है। यहां पर आप देखिए पीएन जंक्शन डायोड का प्रयोग किस लिए किया जाता है। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये पीएन जंक्शन क्या है, पी और एन क्या है, यहां पर अर्धचालक है। पीएन क्या है दोस्तों, ये पी एक अर्धचालक धातु है, अर्धचालक धातु है, जैसे अभी बताई थी ना, माना कि क्या है सिलिकॉन ले लिया, ठीक है दोस्तों। ये एन भी क्या है दोस्तों, यह भी एक अर्धचालक है, ये भी क्या है एक अर्धचालक है भैया, और ये माना कि जर्मेनियम है। आपको पता है इन दोनों को जोड़कर जो चीज बनती है ना दोस्तों, उसको ही क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन कहते हैं। पीएन क्या बोलते हैं उसको, अपन जंक्शन के नाम से उसको जानते हैं, पीएन जंक्शन कहते हैं। इसका उपयोग क्या यहां पर कैसे बताया मैंने, बिल्कुल सरल है। देखो भाई इधर देखो, 2 अर्धचालक ले लिए, एक का नाम पी है, पी अर्धचालक, दूसरे का नाम एन अर्धचालक है, दोनों को जोड़ दिया तो एक जो युक्ति बनी, जो एक नई डिवाइस बनी, उसको क्या बोल रहे हैं, पीएन जंक्शन बोल रहे हैं। और उपयोग क्या है इसका, सीधी सी बात है भैया, अर्धचालकों का उपयोग किस में होता है, लाइट उत्पन्न करने में, लाइट उत्पन्न करने में, लाइट, एसी जो विद्युत होती है दोस्तों, एसी विद्युत को डीसी विद्युत में बदलने के काम में आता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल देना, किस में बदल देना, प्रत्यावर्ती धारा को, प्रत्यावर्ती जो धारा होती है ना दोस्तों, उसको किस में बदल देना, दिष्ट धारा में बदल देना, दिष्ट धारा में बदल देना। इसी प्रकार से भैया बहुत सारी चीजों में काम में आता है ये संसूचक परिपथ के रूप में काम में आता है, मतलब लाइट वगैरह उत्पन्न करने के काम में आता है, परिशोधन डायोड के रूप में काम में आता है, सिग्नल डायोड के रूप में काम आता है, सभी चीजों में ये काम में आता है। धारा की दिशा परिवर्तित कर सकता है, क्या कर सकता है, धारा की दिशा, ठीक है, उसकी मात्रा, धारा की दिशा, मात्रा, वोल्टेज, बहुत सारी चीजें ये कर सकता है दोस्तों। इस सभी को क्या कर सकता है, ये नियंत्रित कर सकता है, वोल्टेज को नियंत्रित कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये वाली सही आपको आना चाहिए। यहां पर देखिए आवर्ती का मात्रक क्या है, वोल्ट मीटर है क्या भैया, वोल्ट मीटर तो एक उपकरण है, वोल्ट मीटर तो क्या है, यह एक उपकरण है, ठीक है। इसका उपयोग क्या काम में आता है, विभवांतर मापने के, ठीक है, विभवांतर मापने का मतलब। हर्ट्ज क्या है भैया, आवर्ती का मात्रक, आवर्ती का मात्रक है, तो आवर्ती का मात्रक क्या हो गया, हर्ट्ज हो गया दोस्तों। ये क्या होता है, प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को क्या बोलते हैं, आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्ती बराबर क्या है, प्रति सेकंड, प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को क्या बोलते हैं दोस्तों, आवर्ती कहते हैं। आई बात आपको समझ में, मात्रक इसका क्या होता है, हर्ट्ज होता है। बैरोमीटर क्या है, वायु दाब को मापने वाला यंत्र, वायु दाब को मापने वाला क्या है दोस्तों, यह यंत्र है। मापने का कार्य करने वाला क्या है, यह एक यंत्र है दोस्तों। ओम क्या है यहां पर, यह ओम क्या है दोस्तों, यह है प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक है दोस्तों। और इसको अपन क्या कर सकते हैं, इस चिन्ह से भी डिनोट करते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसा चिन्ह होता है ओम का, ठीक है। प्रतिरोध क्या होता है, प्रत्येक जो मेटल होती है, धातु होती है, उसमें से जब विद्युत धारा पास करवाते हैं तो वो विद्युत धारा, तो देखो मेरी बात समझो, जैसे ये मेटल है, इसमें मैंने तार लपेट दिए और इसमें विद्युत धारा छोड़ रहा हूं, मैं बिजली छोड़ रहा हूं इसमें। अब आप देखेंगे ये जो पेन है ना दोस्तों, ये या तो क्या करेगा, उस विद्युत धारा को आसानी से अपने अंदर से जाने देगा। अगर आसानी से जाने दे रहा है तो इसकी चालकता ज्यादा है और प्रतिरोध कम है। लेकिन अगर ये उस विद्युत धारा को रोक लेता है, जाने ही नहीं दे रहा, आगे पास ही नहीं होने दे रहा विद्युत धारा को, तो ये गर्म हो जाएगा, मतलब इसका प्रतिरोध ज्यादा है और इसकी चालकता क्या कम है। सबसे अच्छी चालकता होती है चांदी की, लेकिन दोस्तों चांदी महंगी है, चांदी के तो तार घरों में बनाए नहीं जा सकते,
कॉपर आता है दूसरे नंबर पर। कॉपर की चालकता भी बहुत अच्छी होती है, जबकि प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए कॉपर के वायर जल्दी से मेल्ट नहीं होते, पिघलते नहीं है, खराब नहीं होते, इसलिए घरों में कॉपर के वायरिंग की जाती है दोस्तों। ठीक है, यहां पर आप देखिए हर्ट्ज किसका मात्रक है, आवर्ती का मात्रक है। एक अश्व शक्ति कितने वॉट के बराबर होती है, 746 वॉट के बराबर होती है दोस्तों। अगला प्रश्न आप देखिए, दो समान भार वाली वस्तुएं हैं। ठीक है दोस्तों, दो समान भार वाली वस्तुएं 2v तथा 3v के वेग से चल रही है, इनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, वस्तुएं हैं, दो वस्तुएं हैं यहां पर। क्या है भैया, दो वस्तुएं हैं, इनका भार क्या है, समान भार की है। ये क्या है, ये दो वस्तुएं हैं समान भार की, समझ में आ गई भैया। दो वस्तुएं जिनका भार समान है। ठीक है दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं जो प्रथम वस्तु का वेग कितना है, 2v है। ठीक है, द्वितीय वस्तु का वेग कितना है, 3v है। यहां तक आ गई बात आपको समझ में। अब इनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, तो गतिज ऊर्जा के अनुपात को अपन कैसे समझ सकते हैं दोस्तों, यहां पर आप देखिए, प्रथम वस्तु के लिए मैं कर देता हूं ke। यहां पर ये ke क्या है दोस्तों, ke मतलब है काइनेटिक एनर्जी। ke मतलब क्या है, काइनेटिक, एक सेकेंड, गतिज ऊर्जा, इसको काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं इंग्लिश में, काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। और आपको पता है दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है kv बराबर 1/2 mv²। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि दो वस्तुएं जिनका भार समान है, एक वस्तु 2v वेग से चल रही है, दूसरी वस्तु 3v वेग से चल रही है, तो दोस्तों ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर आप देखिए गतिज ऊर्जा के अनुपात को अपन कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं अपन गतिज, एक सेकेंड, गतिज ऊर्जा का अनुपात। तो गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले अपन ले लेते हैं kv1 ले लेते हैं, बटे हुए क्या ले लेते हैं दोस्तों, kv2 ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर बराबर करके क्या कर देते हैं अपन, यहां पर अपन ले लेते हैं फॉर्मूला, kv का फॉर्मूला क्या है, 1/2 mv²। ठीक है दोस्तों, और नीचे भी क्या आ जाएगा, kv2 का मतलब भी क्या है, 1/2 mv²। ठीक है दोस्तों, अब अपन मान रख देते हैं, क्या रख देते हैं, यहां पर मान रख देते हैं। तो देखेंगे आप 1/2 m, ठीक है दोस्तों, m और v कितना है, यहां पर 2 है भैया। ठीक है दोस्तों, 2² हो गया। और नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों, नीचे भी क्या है, एक सेकेंड, छोटा छोटा लिख रहा हूं, थोड़ा समझना आप, m यहां पर कितना है, 3² हो गया। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे कि जो 1/2 m से 1/2 m तो यहीं कट गया दोस्तों, आई बात आपको समझ में। और यहां पर आप देख सकते हैं कि केवल क्या रह गया, यहां पर 2 का पाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 4 आएगा, और दोस्तों 3 का पाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 9 आएगा। तो क्या रेशो आ गया, 4:9 आ गया दोस्तों। तो सही उत्तर क्या आ गया यहां पर, 4 दोस्तों क्या आ जाएगा यहां पर, एक सेकेंड, दो एकम 2 हो जाएगा दोस्तों, एक सेकेंड, 2 है ना, तो दोस्तों 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 हो जाएगा। तो दोस्तों 4:9 होगा, यहां पर ऑप्शन में क्या आना चाहिए था, 4:9 होगा दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन, अगला प्रश्न क्या है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी भैया, थॉमसन ने की थी क्या,
क्या रदरफोर्ड ने की थी, क्या चैडविक ने की थी, क्या बोहर ने की थी? क्या भैया न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जो थॉमसन थे, थॉमसन है ये, टॉमसन नहीं है। इन्होंने परमाणु का तरबूज या प्लम पुडिंग प्रतिरूप दिया। प्रतिरूप बताया। इन्होंने क्या बताया था कि जो परमाणु होता है ना, वो तरबूज के समान होता है, और तरबूज के अंदर जिस प्रकार, मतलब तरबूज के समान होता है, तरबूज में जिस प्रकार बीज होते हैं ना, परमाणु में उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जिस प्रकार से तरबूज होता है उसी प्रकार से परमाणु होता है, जिस प्रकार से तरबूज में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी प्रकार से परमाणु में भी क्या, जिस प्रकार, दोस्तों सुनो, वापस सुनो, इन्होंने क्या बताया, थॉमसन ने परमाणु का तरबूज मॉडल इन्होंने दिया। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, जैसे तरबूज होता है गोल, वैसे परमाणु भी गोल होता है। जैसे तरबूज में छोटे छोटे बीज होते हैं, वैसे ही दोस्तों परमाणु में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इन्होंने पूरे तरबूज को तो क्या माना, धनावेशित माना, धनावेशित माना। जबकि दोस्तों जो ये माइनस वाले पार्ट है, इसे क्या माना इन्होंने, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन कहा। क्या कहा इन्हें, समझ जाना, ई माइनस मतलब क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है दोस्तों, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, लेकिन ये मान्य नहीं हुआ, इसको गलत साबित कर दिया बाद में साइंटिस्टों ने। दोस्तों जो रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड, इन्होंने स्वर्ण की पतली पन्नी पर, स्वर्ण या सोने की पतली पन्नी पर, पन्नी या झिल्ली पर उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों की बौछार करवाई। अल्फा कणों की बौछार करवाकर क्या दिया, परमाणु प्रतिरूप दिया, प्रतिरूप दिया। क्या बताया इन्होंने, रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली झिल्ली ले ली, उस झिल्ली के ऊपर अल्फा कण की बौछार करवाई। कुछ बहुत सारे अल्फा कण, हजारों लाखों अल्फा कण बिना विचलित हुए उस झिल्ली में से सीधे निकल गए। कुछ 20,000 में से लगभग एक अल्फा कण ऐसा था जो झिल्ली से टकराकर वापस लौट कर आ गया। इससे इन्हें यह पता चला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है और परमाणु का सारा जो द्रव्यमान है या जो उसका धनावेश है वो उसके केंद्र में नाभिक के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार से ये बीच में नाभिक है दोस्तों, बाकी सारा भाग क्या है, खोखला है। क्या है, सारा का सारा परमाणु क्या है, खोखला। ठीक है, और सारा का सारा द्रव्यमान कहां पर है, केंद्र में। द्रव्यमान कहां पर है, द्रव्यमान, और धनावेश कहां पर है, धनावेश कहां पर है, केंद्र में। इन्होंने ऐसा बताया। भैया बोहर ने भी परमाणु प्रतिरूप दिया था, परमाणु प्रतिरूप दिया था। कुल मिलाकर ये सारे के सारे आधों के पीछे पड़ गए, परमाणु के पीछे। कोई बोले परमाणु पपीते जैसा दिखता है, कोई बोले तरबूज जैसा दिखता है, कोई बोले कैसा लगता है। लेकिन दोस्तों जो चैडविक थे, जेम्स चैडविक, क्या नाम था दोस्तों, जेम्स चैडविक, इसने न्यूट्रॉन की खोज की दोस्तों। किसकी खोज की, न्यूट्रॉन की खोज की। ठीक है दोस्तों, क्या बताया गया इन्होंने, देखो यहां पर आप देखेंगे बीच में धनावेशित प्रोटॉन होता है, चारों तरफ कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यह क्या है, यह क्या है, कक्षा, यह क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। यह परमाणु की संरचना है, क्या है, यह परमाणु है भैया। बीच में क्या है, नाभिक है। नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, धनावेशित प्रोटॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन होते हैं। इसी प्रकार से क्या बताया एक साइंटिस्ट ने कि जेम्स चैडविक ने क्या बताया, चैडविक ने बताया कि नाभिक में प्रोटॉन के बराबर द्रव्यमान वाले उदासीन कण न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं।
न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है, प्रोटॉन पर धनावेश है, लेकिन दोस्तों इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन के अलावा एक कण और पाया जा रहा है, कुछ और कण भी पाए जा रहे हैं, 1 2 3 4 अलग अलग परमाणु में अलग अलग होते हैं संख्या में। उसको इन्होंने क्या नाम दे दिया? न्यूट्रॉन नाम दिया दोस्तों। अगला प्रश्न आप देखिए, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? जूल होता है क्या? भैया ये जूल तो ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है दोस्तों, ऊर्जा का मात्रक। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, जूल सेकंड होता है क्या? नहीं, ये जूल सेकंड भी नहीं है दोस्तों। यहां पर मैं आपको बताता हूं ये पृष्ठ तनाव क्या होता है, देखेंगे। ये पृष्ठ तनाव क्या है? किसी द्रव किसी द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ सतह की इकाई लंबाई पर किसी द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ की इकाई लंबाई पर उस द्रव द्वारा लगने वाले बल को ही क्या बोलते हैं दोस्तों? पृष्ठ तनाव कहते हैं। और इन्होंने क्या बताया पृष्ठ तनाव के बारे में? इधर देखो आप, बिल्कुल इजी है। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या दिया इन्होंने कि एक है ना द्रव है जिसकी स्वतंत्र सतह, जैसे आप देखो ना, बिल्कुल समझो, ये जैसे बाल्टी है दोस्तों, बिल्कुल इजी है। देखो बाल्टी है, बाल्टी में आप देखेंगे द्रव भरा हुआ है। ये क्या भरा हुआ है? द्रव भरा हुआ है दोस्तों। ये बाल्टी है और इस बाल्टी में क्या भरा हुआ है? ये द्रव भरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये ऊपर वाली सतह कौन सी है? ये ऊपर वाली सतह कौन सी है? इसकी स्वतंत्र पृष्ठ सतह। कौन सी सतह है इस द्रव की? स्वतंत्र पृष्ठ सतह। नीचे वाली सतह तो स्वतंत्र है ही नहीं, क्योंकि वो कांच के पात्र से दबी हुई है। ऊपर वाली सतह स्वतंत्र है। ठीक है, जैसे तालाब में भी पानी भरा रहता है तो जो ऊपर वाली सतह होती है वो स्वतंत्र होती है, बाकी नीचे तो भैया जमीन के संपर्क में, वो स्वतंत्र थोड़ी है। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता है ये जो जल है ना दोस्तों, ये जो जल है ना, ये जल क्या कर रहा है? बल लगा रहा है। इस जल के अणु क्या कर रहे हैं? इस स्वतंत्र पृष्ठ सतह की इकाई लंबाई पर क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। इस बल को ही क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। बल को अपन F से डिनोट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और क्षेत्रफल को अपन क्या कर सकते हैं? L से डिनोट कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है दोस्तों, और लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो इसका मात्रक क्या हो गया? सही, न्यूटन मीटर हो गया दोस्तों। न्यूटन बटे हुए क्या हो गया? मीटर हो गया, या न्यूटन प्रति मीटर हो गया। अगला प्रश्न आप देखिए, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? टाइफाइड होता है क्या? टाइफाइड तो भैया जीवाणु द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है। क्या नाम है? साल्मोनेला। साल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है। कौन से जीवाणु द्वारा होता है दोस्तों? ये साल्मोनेला टाइफी जीवाणु द्वारा यह होता है टाइफाइड। और भैया क्या होता है? पेट में दर्द होना, पेट से संबंधित बीमारी है, पेट से संबंधित रोग है दोस्तों। ये पेट से संबंधित क्या है? यह रोग है। इसी प्रकार से आप देखेंगे जो विटामिन बी की कमी से दोस्तों क्या होता है? विटामिन बी, इसका नाम है थायमीन। क्या बोलते हैं इसको? थायमीन बोलते हैं। और इसकी कमी से क्या होता है भैया? इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। बेरी बेरी रोग के अंदर क्या होता है? पेरीफेरल तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो हमारी पूरी त्वचा में फैला हुआ है, पूरे शरीर में फैला हुआ है, उसे परिधीय तंत्रिका तंत्र या पेरीफेरल तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो पेरीफेरल तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, और तो और पाचन तंत्र प्रभावित होता है, पाचन तंत्र प्रभावित होता है। पाचन नहीं हो पाएगा ठीक से, चल फिर नहीं पाओगे, मांसपेशियां ठीक से काम नहीं करेगी बेरी बेरी रोग के अंदर। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। और स्रोत क्या है विटामिन? इसका
बी का विटामिन स्रोत क्या है इसका? अब आप देखो, बिल्कुल याद करने का तरीका बताता हूं। बी है ना, ऐसा लग रहा है ना बी जैसे दो अंडे पड़े हैं एक दूसरे के ऊपर, तो भैया याद क्या कर लेना, अंडा। और कई लोग अंडा किस में डालकर खाते हैं? चावल में डाल लेते हैं। चावल में दोस्तों मछली भी डाल लेते हैं, कई लोग मछली चावल खाते हैं। और गेहूं याद कर लेना, ये इस विटामिन बी का क्या है, बहुत अच्छे स्रोत है दोस्तों। तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। जबकि दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर भोजन में आयोडीन की कमी है, आयोडीन की कमी है, तो भैया कमी होने पर गले में जो थायराइड ग्रंथि पाई जा रही है, थायराइड ग्रंथि सूज जाती है, ग्रंथि में सूजन आ जाती है। जब थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाएगी तो गला भी मोटा हो जाएगा, गला भी क्या हो जाएगा, सूजकर मोटा हो जाएगा। और इस बीमारी को अपन क्या बोलते हैं, घेंगा रोग कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? घेंगा रोग कहते हैं। तो आयोडीन युक्त नमक हमें खाना चाहिए। इसी प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं, विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है। तो भैया इसका क्या है उपचार, क्या है इसका उपचार? तो कुछ है नहीं, आयोडीन युक्त नमक खाओ, आयोडीन युक्त नमक, एक सेकेंड, नमक ले। और दोस्तों समुद्री भोजन लेना चाहिए, जैसे समुद्री मछलियां, ये सब कुछ खाना चाहिए। अगला प्रश्न आप देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, हाँ यहां पर स्कर्वी के बारे में भी मैं आपको जरा बता देता हूं। विटामिन सी, ठीक है, क्या नाम है इसका वैज्ञानिक नाम? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल है भैया इसका नाम। और आपको पता है मेरे प्यारे दोस्तों कि विटामिन सी का जो कमी से जो रोग होता है, इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों, जो रोग होता है वो स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। और स्कर्वी रोग के अंदर क्या होता है, मसूड़ों से खून आने लग जाते हैं, खून, छाले हो जाना मुंह में, छाले हो जाना, होठ फटना, ये सारी की सारी समस्या हो जाती है। स्रोत क्या है इसका? सर्वाधिक विटामिन जो सी मिलेगा ना, सर्वाधिक जो विटामिन सी मिलता है ना दोस्तों, वो मिलता है आंवला में। मिर्च हो गई, हरी मिर्च है, हरी मिर्च में भी मिलता है। और तो और दोस्तों जो नींबू कुल वाले पादप है, नींबू कुल वाले जो पादप है, नींबू कुल वाले पादप हो गए, उसके अंदर भी ये मिलता है दोस्तों। जैसे कि क्या हो गया, नींबू हो गया, संतरा है, नींबू है, संतरा है, मौसम्बी है, इस सभी के अंदर ये पाया जाता है। तो आई होप दोस्तों जो आज हमने ये इंपॉर्टेंट प्रश्न सॉल्व किए हैं, ये आपको समझ में आए होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे दोस्तों। अगर आपको वाकई में पसंद आई है क्लास तो एक बार लाइक कर देना, इससे मुझे पता लग जाएगा कि मेरे भाइयों को जरूर समझ में आ रहा है। तो आप सभी अपना ख्याल रखना दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा दोस्तों।